नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल EDU ट्री में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास BHDC 131 बुक का जो प्रथम खंड है, आज उसे पढ़ेंगे। दोस्तों, BHDC 131 कुल 4 खंडों में विभक्त है। तो आज हम इस वीडियो में खंड 1 को पढ़ेंगे, जो कि है हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास। ये प्रथम खंड 3 इकाई में विभक्त है। तो आज हम इस वीडियो में प्रथम इकाई जो काल विभाजन और नामकरण है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, यह जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप चाहे तो इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे इस वीडियो को सुनकर जो इस पूरे बुक का रीडिंग है इसे सुन के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि इसके आने वाली इकाई पे जो वीडियो बनेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इकाई में जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता, काल विभाजन और नामकरण का आधार, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या, नामकरण संबंधी विभिन्न मत, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को जानेंगे। आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका नामकरण, जिसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता। इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है। साहित्य इतिहास भी इसका अपवाद नहीं है। काल विभाजन और नामकरण करने से इतिहास के अध्ययन में एक प्रकार की व्यवस्था आती है। इसके द्वारा हमें प्रवृत्तिगत बदलाव के कारणों को समझने में आसानी होती है। बिना काल विभाजन के इतिहास अव्यवस्थित और दिशाहीन हो जाता है। काल विभाजन और नामकरण से हमें साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों, ऐतिहासिक कारकों तथा सामाजिक और वैचारिक बदलाव को समझने में सुविधा होती है। काल विभाजन और नामकरण के सहारे हम इन विभिन्नताओं के मूल में प्रवेश करते हैं। इसके द्वारा हम संवेदना और शिल्प में आए परिवर्तनों को तर्कपूर्ण ढंग से तो समझते ही हैं, इससे हमारा रचनात्मक आस्वाद भी निखरता है। कदाचित यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व के लेखकों गर्दा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे, वे शोध और संदर्भ की दृष्टि से सदा ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इन्हीं का उपयोग करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण के आधार निर्मित किए और हिंदी साहित्य का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा। समय बदलने के साथ साथ युग की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां भी बदलती है। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी कि विभिन्न युगों में हुए बदलावों को चिन्हित किया जा सके। नामकरण के द्वारा हम प्रमुख अथवा केंद्रीय बदलाव को रेखांकित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, रीति काल में भक्ति, नीति आदि विषयक रचनाएं भी की जा रही थी, पर रीति उस काल में सर्वाधिक व्यापकता लिए हुई थी। रीति की बहुलता के कारण ही उस दौर को रीति काल की संज्ञा दी गई। सारतः हम कह सकते हैं कि काल विभाजन और नामकरण से साहित्य के विकास की दिशा, युग की केंद्रीय प्रवृत्ति तथा साहित्य के विभिन्न परिवर्तनों और मोड़ों का पता चलता है। काल विभाजन और नामकरण का आधार। अब आपके सामने यह स्पष्ट है कि काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना है।
साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान पतन और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना ही काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य है। साहित्य का विकास समाज के बीच होता है। समाज में जब कोई परिवर्तन आता है तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आज़ादी से पूर्व जिस तरह के साहित्य की रचना की जा रही थी, आज़ादी के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में वह संभव नहीं रहा। अगर प्रेमचंद्र के प्रेमाश्रम और रेणु के मेला आंचल को देखें तो समाज और राष्ट्र में खासा मूल्यगत बदलाव दृष्टिगोचर होता है। लेकिन यहीं एक और तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण सामाजिक राजनीतिक इतिहास से प्रभावित होता है, पर उसका अनुचर नहीं होता। साहित्य का इतिहास राजनीति के इतिहास के समानांतर नहीं चलता। जब हिंदी साहित्य का आदिकाल था, भारतीय इतिहास में वह मध्यकाल था। अर्थात साहित्य के इतिहास और राजनीति के इतिहास में द्वंद्व भी है और उनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। राजनीतिक परिस्थितियां साहित्य में परिवर्तन लाती है, पर अनिवार्य रूप से हर बार राजनीतिक कारक ही निर्णायक नहीं होता। उदाहरण स्वरूप, रीतिकालीन तत्युगीन राजवाड़ों की राजनीतिक सांस्कृतिक मानसिकता का परिचय देती है, पर अगर हम आदिकालीन सिद्धों नाथों की रचनाओं को देखें तो वहाँ की राजनीति की अपेक्षा सामाजिक सांस्कृतिक कारक ज़्यादा क्रियाशील हैं। भक्ति युग के उत्थान को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच हुआ विवाद काफ़ी प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने पश्चिमोत्तर से हुए आक्रमण को भक्ति के उत्थान का प्रमुख कारण माना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य के काल विभाजन के लिए राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन को स्थूल रूप से आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः राजनीतिक अथवा सामाजिक इतिहास का वहीं तक सहारा लिया जाना चाहिए जहां तक वह साहित्य की मूल चेतना को प्रभावित करती है। किसी भी ऐतिहासिक दौर में जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियां चल रही होती है, साहित्य उसके विरोधाभासों को भी देखता है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की गहमा-गहमी भरा माहौल था, उसी दौर में लिखी गई नई कहानी में उल्लास का स्वर मौजूद नहीं है। अतः साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति और चेतना होनी चाहिए। प्रवृत्तियों को जब हम राजनीतिक, सामाजिक इतिहास से संबंध करके देखते हैं, तब प्रवृत्तियों में बदलाव के कारण की जानकारी मिलती है। साहित्य की प्रवृत्तियों के निर्माण और बदलाव के लिए विभिन्न तत्व जिम्मेदार होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर बार वहीं एक या एकाधिक तत्व साहित्य प्रवृत्ति के निर्धारण अथवा बदलाव के मूल में हो। अलग अलग समय में अलग अलग कारण प्रवृत्ति विशेष के उन्मेष के पीछे सक्रिय होते हैं। अतः काल विभाजन और नामकरण का कोई रूढ़ आधार नहीं हो सकता। अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां निर्णायक होती है। कभी कोई प्रवृत्ति विशेष अपने पूरे समय में प्रधान होता है, तो कभी कोई संस्कृति, चेतना, रीति काल में काव्य रचना की प्रवृत्ति विशेष रीति अपने समय में हावी हो गई थी, जबकि भक्ति काल में भक्ति एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में प्रभावशाली थी। 14वीं सदी से 17वीं सदी तक भक्ति की सांस्कृतिक चेतना ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। भक्ति काव्य की नई शाखाएं विकसित हुई। इनकी अपनी अपनी विशिष्टताएं, हर कहीं पारंपरिक जड़ता और सामान्य मूल्यों के प्रति प्रतिरोधी चेतना विकसित हुई। भक्ति के माध्यम से समाज सुधार, प्रेम, भाईचारे का आह्वान, लोक जीवन की प्रतिष्ठा के प्रयास हुए।
इस कारण इस पूरे युग को भक्ति काल की संज्ञा से नवाजा गया। इसी तरह ऐसा भी देखा गया है कि किसी समय विशेष में किसी खास व्यक्ति का हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण और युगांतकारी हो जाता है कि उसका प्रभाव हमें उस दौर की समस्त साहित्यिक गतिविधियों में देखने को मिलती है। ऐसे दृष्टांतों में युग का नामकरण व्यक्ति के नामों पर भी किया गया है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ऐसे ही उदाहरण हैं। हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण के लिए कभी कालक्रम को आधार बनाया गया है तो कभी प्रवृत्ति विशेष को। नीचे दी गई तालिका से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल का आधार ऐतिहासिक कालक्रम है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद प्रसाद युग साहित्यकार केंद्रित आधार पर किया गया है। भक्ति काल, नवजागरण काल का आधार राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है। रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी आदि साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। आमतौर पर किसी की मूल साहित्यिक प्रवृत्ति और चेतना विभाजन और नामकरण का प्रयास किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी समय विशेष में एक ही प्रवृत्ति केंद्रीय हो। यह संभव है कि किसी एक समय में एकाधिक प्रवृत्तियां समान रूप से महत्वपूर्ण हो। उदाहरणार्थ, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, वीरगाथा काल नाम दिया, लेकिन सिद्धनाथ और जैन साहित्य की महत्वपूर्ण उपस्थिति तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गिनाए गए सभी रासों ग्रंथों की उपलब्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं होने के कारण आदिकाल ज़्यादा स्वीकृत हुआ। दरअसल किसी समय विशेष में जो तत्व प्रमुखता से साहित्य को प्रभावित करता है उसे हम उस दौर के नामकरण और काल विभाजन का आधार बनाते हैं। अतः काल विभाजन और नामकरण करते समय अनेक आधारों का सहारा लेना पड़ता है। काल विभाजन और नामकरण में एक रूपता का आग्रह ठीक नहीं है। काल विभाजन और नामकरण विवेक सम्मत होना चाहिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे आपने अभी पढ़ा और सुना और समझा होगा। उसके आधार पर इसका उत्तर देने का प्रयास करें। साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर नीचे भी दी गई है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर विचार करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं उपस्थित होती है। सबसे पहले तो इस बात का निर्णय करना कठिन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से आरंभ होता है, क्योंकि इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना है, परंतु दूसरे इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि पुरानी हिंदी का जन्म तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था तथा उसमें सिद्धों, जैनियों और नाथपंथियों ने काव्य भी लिखा था, पर उनके काव्य में अपने अपने धर्म संप्रदाय की शिक्षा दी गई है, इसलिए उनमें काव्य के गुण कम मिलते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल इन कवियों के द्वारा रचे हुए काव्य को कोरी सांप्रदायिक शिक्षा मानकर उसे काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका विचार था कि हिंदी का वास्तविक काव्य वह है जो कि विक्रम संवत 1050 यानी 993 ईस्वी के बाद लिखा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य शुक्ल के मतानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ संवत 1050 या 1993 ईस्वी से मानना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का
आरंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र इसका आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, इसके बारे में एक समस्या और भी है। वह है हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के पारस्परिक संबंध की। भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं, जिनमें हिंदी भी एक है, का विकास हुआ। इस दृष्टि से अपभ्रंश भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है, परंतु कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग न मानकर हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, ऐसी हिंदी जिसमें प्राकृत का आभास हो, माना है, तो राहुल शंकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देते हुए अपभ्रंश के सारे कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में स्वीकार किया है। अगर राहुल शंकृत्यायन के मत को स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही माना जाएगा और उस स्थिति में अपभ्रंश के सबसे पहले कवि शरहपाद ही हिंदी के पहले कवि सिद्ध होते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में भी शरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के विद्वानों के मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो हिंदी और अपभ्रंश को एक मानते हुए हिंदी का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। दूसरे वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हुए 10वीं शताब्दी के बाद से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। परंतु अब इस बात का निर्णय हो गया है कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों एक भाषा है। अपभ्रंश हिंदी के पूर्व की भाषा है, उसमें न केवल हिंदी अपितु भारत की और भी कई अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि विकसित हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत का दृढ़ता से खंडन किया है कि हिंदी और अपभ्रंश एक हैं। अस्तु अब भाषा विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में प्रायः सभी विद्वान ने यह मत स्वीकार कर लिया है कि अपभ्रंश और हिंदी एक नहीं है, अपितु अलग अलग भाषाएं हैं। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस मत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का साहित्य अपभ्रंश से भिन्न भाषा का साहित्य है। वस्तुतः इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों के पूर्व रूप की झलक मिल जाती है। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम श्रेय जॉर्ज गियर्सन को जाता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय हिंदी परिषद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी काल विभाजन का प्रयत्न किया है। आइए विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन पर एक नज़र डालें। जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। जॉर्ज गियर्सन ने 1888 ईस्वी में प्रकाशित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है। चरणकाल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अनुप्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन के काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव दिखाई पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें किसी साहित्य प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आदि के आधार पर किया गया विभाजन किसी साहित्यिक परिवर्तन का संकेत नहीं देते हैं।
निश्चय ही हिंदी साहित्य के काल विभाजन के प्रथम प्रयास के रूप में इनका अपना महत्व है, पर इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 संवत यानी 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 संवत यानी 1287 ईस्वी से 1387 ईस्वी। माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 संवत से 1560 संवत यानी 1388 ईस्वी से 1503 ईस्वी। प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 संवत यानी 1504 ईस्वी से 1624 ईस्वी। अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1624 ईस्वी से 1733 ईस्वी। उत्तर अलंकृत काल 1734 ईस्वी से 1832 ईस्वी। परिवर्तन काल 1833 ईस्वी से 1868 ईस्वी। वर्तमान काल 1869 ईस्वी से आगे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित में काल विभाजन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। मिश्र बंधुओं ने व्यवस्था के नाम पर हिंदी के कालखंडों को उपखंडों में विभक्त किया है। इससे अस्पष्टता आने के बजाय एक भ्रम पैदा हो गया है। सभी कालों को उन्होंने 2 उपखंडों में विभक्त किया, जिसका कोई ठोस आधार दिखाई नहीं पड़ता। माध्यमिक काल को 2 हिस्सों में बांटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काल में एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति भक्ति भावना की प्रधानता रही। यही बात अलंकृत काल के लिए भी कही जा सकती है। इस विभाजन को भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास में किया गया काल विभाजन। वीर गाथा काल 1050 संवत से 1375 संवत। भक्ति काल 1375 संवत से 1700 संवत। रीति काल 1700 संवत से 1900 संवत तक। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल सन 1900 से आगे। काल विभाजन के इन सभी प्रयासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर कालों का सुव्यवस्थित विभाजन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ही स्वीकार किया है, पर संवत के आधार पर ईस्वी सन का प्रयोग कर उन्होंने काल विभाजन को और व्यवस्थित कर दिया है। दोनों के कालावधियों में कुछ ही वर्षों का फर्क है। द्विवेदी जी ने पूरी शताब्दी को हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार बनाया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य सहयोगियों द्वारा संपादित भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में केवल 3 युगों की कल्पना की गई है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद गुप्त ने भी इसी विभाजन को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि मध्यकालीन चेतना कमोबेश एक ही रही है। संत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, रीति काव्य की धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रभावित होती रही, पर यह मत भी विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। यह ठीक है कि संत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य,
राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रभावित होती रही, पर 17वीं शताब्दी के आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल गई थी। भक्ति के स्थान पर अलंकार और श्रृंगार विलास की प्रधानता हो गई थी। काव्य लिखने का ढंग बदल गया था। इसमें काव्य की चेतना और काव्य के रूप में भी इससे काव्य की चेतना और काव्य के रूप में भी स्पष्ट अंतर आ गया। अतः मध्यकाल को प्रवृत्तियों के आधार पर दो कालों में विभाजित करना जरूरी हो गया। आधुनिक काल का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना है। वस्तुतः यह क्रांति मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का उद्घोष है। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से भारतीय जनता का संपर्क और संघर्ष हुआ। फलतः आधुनिक युग का जन्म हुआ। नई वैज्ञानिक तकनीकों के आगमन के कारण गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन अपने नए तेवर के साथ सामने आया। इसमें हिंदी साहित्य प्रभावित हुआ। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर उभर कर सामने आया। 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। हिंदी साहित्य में आदर्शवाद और रोमानियत का प्रस्फुटन काव्य के माध्यम से हुआ, जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिवाद का जोर साहित्य में बढ़ा, जिसमें कवियों का समाजवादी रुझान सामने आया। इसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी हिंदी साहित्य में एक नए मोड़ के रूप में आया, जिसे प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद के बाद नई कविता और फिर समकालीन कविता का दौर आया। इस दौर में गद्य साहित्य यथा उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज जैसी विधाओं का विकास हुआ। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को नीचे एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। काल विभाजन: आदिकाल 10वीं सदी से 14वीं शताब्दी, पूर्व मध्यकाल 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, उत्तर मध्यकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अब तक। बोध प्रश्न 2। काल विभाजन करते समय इतिहास किन किन बातों का ख्याल रखता है? 3 पंक्तियों में उत्तर दें। अभी तक जो आपने पढ़ा है और जो समझा है उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करें। नामकरण संबंधी विभिन्न मत। काल विभाजन के समान कालों के प्रथम नामकरण का श्रेय गियर्सन को है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने कालों का नामकरण किया। तत्पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य प्रवर्ती इतिहासकारों ने भी नामकरण के प्रयास किए। नीचे अलग अलग कालों के नामकरण पर अलग अलग विचार किया जा रहा है। आदिकाल: सबसे पहले 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के कालखंड को लें, जिसमें हिंदी का प्रारंभिक साहित्य लिखा गया। विभिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया है। गियर्सन ने इसे चरण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल शंकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा और राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण करने का प्रथम श्रेय गियर्सन को जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का चारण काल के रूप में नामकरण किया, पर इस नाम के पक्ष में वो कोई ठोस तर्क नहीं उपस्थित कर पाए।
वे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 643 ईस्वी से करते हैं, पर उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति का उल्लेख वो नहीं कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इस कालखंड का नाम वीरगाथा काल रखा। वीरगाथा काल नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। आचार्य शुक्ल ने जिस 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का विवेचन तथा नामकरण किया, वे इस प्रकार हैं। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, तीसरा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमरान रासो, बिशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, 10वां परमाल रासो, 11वां खुसरो की पहेलियाँ और 12वां विद्यापति पदावली। वे लिखते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें से अंतिम 2 तथा बिशल देवरासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन और नामकरण किया है, उसमें से कई बाद की रचनाएं हैं और कई की नोटिस मात्र हैं, और कई पुस्तकों के बारे में यह कहना मुश्किल है कि उनका मूल रूप क्या था। मसलन नए शोधों के आधार पर खुमरान रासों और बिशल देव रासों को 16वीं शताब्दी में रचित माना गया है। हम्मीर रासों को नोटिस मात्र समझा जा सकता है, अर्थात यह ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। इसकी सूचना दूसरे ग्रंथों में मिलती है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मान लिया गया है। अतः केवल इन पुस्तकों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दे देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस काल में वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, बल्कि धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। वीरगाथा काल नामकरण के कारण इन प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। राहुल संकृत्यार ने विवेच्य काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। यह नाम केवल 2 वर्गों की ओर संकेत करता है, सिद्ध और सामंत। सिद्ध जहाँ रचनाकार थे, वहीं सामंत रचना प्रेरक। राहुल जी ने जो यह संयोग बनाया है वह भी तर्कसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त यह कई अन्य प्रवृत्तियों को नज़रअंदाज कर देता है। नाथपंथी और हठ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता, इसलिए यह नाम भी मान्य नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया नाम वीरकाल शुक्ल जी के नामकरण का रूपांतरण है, इसमें कोई मौलिकता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड को आदिकाल कहना पसंद करते हैं। उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत धार्मिक रचनाओं का भी समावेश किया है। उनका तर्क है कि यदि इस काल की धार्मिक रचनाओं को साहित्य का अंग न माना गया तो भक्ति काल की संपूर्ण संपदा से हमें हाथ धोना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस समय और भी कई प्रवृत्तियों का जन्म और विकास हो रहा था, जैसे श्रृंगार काव्य, लौकिक काव्य आदि। वीरगाथात्मक काव्य से अलग
काव्य प्रवृत्तियां भी जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक है, अतः आदिकाल का नामकरण करते समय उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है, संधि काल और चारण काल। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इस नामकरण की कमजोरी यह है कि इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है, अतः यह नामकरण भी विद्वानों के बीच मान्य नहीं है। वस्तुतः आदिकाल ही ऐसा नाम है जिस पर इतिहासकार किसी न किसी रूप में सहमत हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे आने वाले साहित्य का विशाल स्वरूप आधारित है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल में हिंदी के आदि रूप की झलक पाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज की खोज इस काल में की जा सकती है। परवर्ती साहित्य की विभिन्न शैलियों और काव्य रूपों का आदि रूप भी इस काल के साहित्य में प्राप्त हो जाता है। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक और वीरता आदि प्रवृत्तियों का विकास प्रवृत्ति साहित्य में हुआ, अतः आदिकाल सर्वाधिक उपयुक्त और व्यापक नाम है। भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इस कालखंड के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। कुछ विद्वान इस कालखंड को पूर्व मध्य काल कहने के पक्ष में हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं, पर भक्ति काल नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यह उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो इस काल में सर्वाधिक प्रबल थी। पूर्व मध्य काल कहने से यह पता नहीं चलता कि उस काल विशेष में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी। अगर आदिकाल के समान इस काल में भी कोई प्रवृत्ति प्रमुख न होती तो पूर्व मध्य काल नाम से काम चलाया जा सकता था, पर इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति बिल्कुल स्पष्ट है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक फैला हुआ है। इस काल के नामकरण पर भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगाल काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर गियर्सन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी की रचनाओं को दी आर्ट्स पेइटिका की संज्ञा दी है। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ काव्य कला होता है। गियर्सन ने हिंदी रीति परंपरा की समस्त रचनाओं में व्याप्त जिस विशिष्ट कलात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, उससे लगता है कि उन्होंने इस युग की श्रृंगारिक और काव्य कला को संपृक्त रचनाओं के आधार पर ही इसे काव्य कला युग कहना सही समझा होगा, पर इस नामकरण का स्पष्ट विश्लेषण उन्होंने कहीं नहीं किया है। मिश्र बंधुओं ने विवेच्य काल को अलंकृत काल कहा है, पर अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस युग की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। इसके अतिरिक्त कवियों की प्रवृत्ति केवल अलंकार युक्त रचनाएं करने की नहीं थी, उन्होंने इसकी अपेक्षा रस पर भी अधिक बल दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मिश्र बंधुओं ने यहाँ अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य निरूपण प्रवृत्ति के लिए किया है, पर मिश्र बंधुओं ने अलंकृत शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया है, न कि रीति के लिए। और दूसरी बात यह है कि इस काल तक आते आते अलंकार एक काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो चुका था। हम पहले बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एक मत से स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल की रीति वामन की रीति से भिन्न है। वामन ने जहाँ इसे विशिष्ट पद रचना शैली कहा, आचार्य शुक्ल ने
इसका प्रयोग तत्कालीन लिखित लक्षण ग्रंथों के लिए किया। आचार्य शुक्ल ने वामन की रीति के कुछ अंशों को ग्रहण करते हुए भी रीति को केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना। इसलिए उनके अनुसार जिसने लक्षण ग्रंथों की रचना की हो वही रीति कवि नहीं, बल्कि जिस कवि का दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो उसे भी रीति काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस काल में अनेक लक्षण ग्रंथ लिखे गए। सभी कवियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी ढर्रे पर रचना की है। लगभग सभी कवियों की रचना रीतिबद्ध थी। घनानंद आदि कुछ रीतिमुक्त कवियों को छोड़कर लगभग सभी कवियों की रचना रीतिबद्ध थी। घनानंद आदि कुछ रीतिमुक्त कवियों को छोड़कर अतः आचार्य शुक्ल को रीतिकाल नामकरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया। रसाल जी द्वारा दिए गए इस नाम से स्पष्ट है कि वे गियर्सन और मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए नामों की सीमा से आगे नहीं बढ़ सके। वस्तुतः कलाकाल से रीतिकाल के काव्य के बहिरंग पक्ष का ही स्वरूप स्थिर हो पाता है और उससे उस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की प्रायः अवमानना हो जाती है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा। उनके विचार से रीति शब्द काव्य के बहिरंग का बोधक है। रीति काव्य की आत्मा श्रृंगार है, जिसका प्रवाह 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक होता रहा। रीति काल में अन्य प्रवृत्तियां भी सामने आई, पर श्रृंगार के समक्ष टिक नहीं सकी। बोलबाला श्रृंगार का ही रहा। वस्तुतः हिंदी साहित्य के उत्तर काल में रीति ग्रंथों का ही बोलबाला रहा। इस काल की रचनाओं में यदि श्रृंगारिक छंदों का समावेश हुआ तो उसका मुख्य कारण इसकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति के स्थान पर विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के अतिरिक्त शास्त्र के इस रूढ़ विषय को सरस बनाने का प्रयत्न ही कहना चाहिए। यदि कवि श्रृंगार वर्णन को ही उद्देश्य समझते तो लक्षण के बंधनों में अपनी रचनाओं को उलझाकर कहीं कहीं दूषित अथवा कवित्वहीन न कर बैठते। विवेच्य काल के लिए दो ही नाम उपयुक्त जचते हैं, रीतिकाल और श्रृंगार काल। प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल और विषय की दृष्टि से श्रृंगार काल। आचार्य शुक्ल ने भी श्रृंगार काल नामकरण के संदर्भ में विशेष आपत्ति नहीं उठाई है, पर समग्रता की दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगार काल की अपेक्षा अधिक सटीक लगता है और विद्वानों के बीच यह मान्य भी हुआ है। आधुनिक काल, आधुनिक युग और नव जागरण की चेतना। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कुछ प्रवृत्तियां प्रमुखता से उभर आती है। समय विशेष के आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूपों पर उसके चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तब उसे युग विशेष के रूप में रेखांकित किया जाता है। साहित्य में भी ऐसा ही होता है। इसी कारण से साहित्य के काल विभाजन की सीमा रेखा दृढ़ नहीं हो सकती, वह हमेशा लचीली होती है। रीति काल की कुछ प्रवृत्तियां हमें भक्ति काल में ही दिखाई देने लगती है। केशवदास का रचना काल भक्ति काव्य का दौर है, पर उनमें रीति काल की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। रीति काल में मौजूद घनानंद की प्रेम अभिव्यंजना में आधुनिक युग सा परिष्कार है। हिंदी साहित्य में रीति काल के बाद आधुनिक काल आता है। इसका उत्थान कब से माना जाए, इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं है। इस विषय पर मत भिन्नता के अवलोकन से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि भारतीय सामाजिक परिदृश्य पर आधुनिकता तथा हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रस्थान एक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ 1857 ईस्वी में हुआ, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व 1757 ईस्वी में तभी हो गई थी। इंडिया कंपनी ने नवाब
सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। संस्करण 2010 पृष्ठ 401। लेकिन इस स्थापना से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। प्लासी के युद्ध के बाद भी विदेशी शक्तियों के हाथों पराजय का लंबा सिलसिला है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के तुरंत बाद कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं देता। बच्चन सिंह ने इसी पुस्तक में आगे लिखा है, आगरा की नींव पर हमला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। आधुनिकीकरण के संदर्भ में ही उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। दरअसल ब्रह्म समाज की स्थापना ही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से भारतीय समाज में आधुनिकता और नवजागरण की चेतना विकसित होती है। आगे इस प्रक्रिया को प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद आदि संस्थाओं ने तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के मंच से एनी बेसेंट ने गति दी। इन सब के प्रयासों का यह परिणाम निकला कि भारतीय समाज मध्ययुगीन जड़ता के भावबोध से बाहर निकलकर नए तरीके से समाज और राष्ट्र के बारे में सोचना प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज के कर्मकांड, बाह्य आडंबर, जाति प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। प्रार्थना समाज से संबंध महादेव गोविंद रानाडे ने मनुष्य की समानता पर बल दिया। आर्य समाज ने वेदों को आधार बनाते हुए नैतिक मूल्यों की जो संहिता बनाई उसमें जाति भेद, स्त्री पुरुष असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। इन सब प्रयासों से भारतीय समाज में नव जागरण की स्थिति बनी और आधुनिकता की चेतना विकसित हुई। इसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। मध्यकालीन समानती मूल्यों से संचालित रीतिकालीन भावबोध अप्रासंगिक हो गया और साहित्य में आधुनिकता की चेतना विकसित हुई। चूँकि इस दौर में भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अतः हमारे देश में और उसी के अनुरूप हिंदी साहित्य में परतंत्रता के प्रतिरोध के रूप में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत से लेकर छायावाद के शुरू होने तक नव जागरण जनित सुधार प्रयास और राष्ट्रीय चेतना की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चाहे भारतेंदु के साहित्य में धन की लूट हो या मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देश की और नारियों की स्थिति के प्रति विकलता का भाव, यह सब नव जागरण की भी प्रमुख चिंताएं थी। इसलिए इस पूरे दौर के साहित्य को नव जागरण कालीन साहित्य कहा गया। हालांकि यह पूरा दौर एक सा नहीं है। साहित्यिक रुझान की दृष्टि से इसमें दो अलग अलग प्रस्थान बिंदु हैं। इसलिए नव जागरण कालीन साहित्य को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में बांटा गया है। जहाँ तक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत का प्रश्न है, उसे लेकर भी विद्वानों में मैतक्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत संवत 1900 अर्थात 1843 ईस्वी से माना है, लेकिन इसके पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता। 1843 ईस्वी किसी परिवर्तन की सूचना नहीं देता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल की शुरुआत 1900 ईस्वी से माना है। अगर आचार्य द्विवेदी का मत स्वीकार करें तो पूरा भारतेंदु काल इससे बाहर हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में बच्चन सिंह ने 1857 ईस्वी को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। 1857 ईस्वी भारतीय इतिहास और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण दृष्टांत है, लेकिन हिंदी साहित्य में 1857 ईस्वी के आसपास के वर्षों में नई चेतना की कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं आई। रामविलास शर्मा ने 1868 ईस्वी से आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना है। डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण ज़्यादा समीचीन है। इसी वर्ष से भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक भावबोध का संवाहक बनी।
आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका नामकरण। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग नवजागरण कालीन साहित्य का प्रथम दौर है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की कि इस युग की शुरुआत 1868 ईस्वी से माना जाना अधिक समीचीन है। इस युग की अंतिम सीमा के बारे में भी मत भिन्नता है। आचार्य शुक्ल भारतेंदु युग की समाप्ति 1893 ईस्वी मानते हैं। यह संभव है कि उन्होंने ऐसी प्रस्तावना इसी वर्ष नगरी प्राचीरणी सभा की स्थापना को ध्यान में रखकर किया हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस युग की अंतिम सीमा 1900 ईस्वी मानते हैं। यह ज़्यादा सही प्रतीत होता है क्योंकि भले ही 1885 ईस्वी में भारतेंदु की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी उनके नेतृत्व में विकसित प्रवृत्ति सक्रिय थी तथा किसी नई प्रवृत्ति का उन्मेष नहीं हुआ था। जहाँ तक नामकरण का प्रश्न है, इसे लेकर किसी प्रकार की मत भिन्नता नहीं है। हिंदी साहित्य को पहली बार राष्ट्रीय चेतना और आम जनता से जोड़ने की भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहल को सबने स्वीकारा है। उन्होंने नाटक, प्रहसन, मुक्तक, विद्या को समाज और राष्ट्र से जोड़कर प्रस्तुत करने की शैली अपनाई। इस राह का अनुसरण उस समय के प्रायः सभी प्रमुख साहित्यकारों ने किया। स्वयं भारतेंदु के अतिरिक्त इस दौर में सक्रिय प्रमुख रचनाकार थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, लाल श्रीनिवास दास आदि। द्विवेदी युग। इस युग की शुरुआत 1900 ईस्वी के आसपास होती है। मुकम्मल रूप से 1903 ईस्वी से, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और सरस्वती के माध्यम से इस युग की सभी विशेषताएं सामने आने लगी। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, पर उसका रूप स्थिर नहीं था। यह कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुशल संपादन में हुआ। उन्होंने भाषा का परिष्कार कर उसे मानक रूप दिया। उन्होंने कविता को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने पर बल दिया। इस दौर में भारतेंदु युगीन व्यंग्य की बजाय सीधे और सरल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। स्त्री की समस्या और किसान जीवन की समस्या का चित्रण पहली बार प्रमुखता से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि सबने एक स्वर में इसकी प्रशंसा की। द्विवेदी युग के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा है। इस युग के रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख थे। छायावाद। द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में छायावाद युग आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के तृतीय उत्थान के रूप में इस प्रवृत्ति की शुरुआत संवत 1875 अर्थात 1918 ईस्वी से माना है। रामचंद्र शुक्ल का मत प्रायः स्वीकृत है। इसकी अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तथा इसके साथ ही साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार हुआ। छायावाद एक विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति है। नाम सिंह के अनुसार छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवानी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी प्रभृति मुख्य कवि हुए और समान रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। छायावाद का नामकरण कैसे हुआ, इस विषय पर
विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, जिसके अनुसार हिंदी में यह नाम चल पड़ा। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई से नवंबर 1920 के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि 1920 ईस्वी तक यह नाम प्रचलन में आ गया था। उत्तर छायावाद। यद्यपि छायावाद की रचना सीमा 1936 ईस्वी तक मानी गई है, लेकिन 1930 से 31 ईस्वी के आसपास छायावाद के समानांतर कुछ अन्य प्रवृत्तियां मुखरता के साथ उभरी। इनमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि की प्रेम और मस्ती वाली काव्यधारा तथा रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा थी। उत्तर छायावादी कवियों की राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषयक कविता पूर्ववर्ती कवियों के इन्हीं भावबोध पर लिखी गई कविताओं से भिन्न है। उत्तर छायावादी दिनकर आदि की कविता ओज और उत्साह से भरी हुई है। हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि प्रमुख उत्तर छायावादी कवि हैं। प्रगतिवाद। 1935 ईस्वी में E.M. फोर्स्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में हुई। इसी से प्रभावित होकर 1935 ईस्वी में ही लंदन में मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का फैसला लिया। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। प्रेमचंद इसके सभापति थे। प्रगतिवाद का उत्प्रेरक तत्व मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवाद पूंजीवाद शक्तियों को शोषक के रूप में चिन्हित करता है, जिसका सर्वहारा शोषित से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्य में शोषित उत्पीड़ित जनता के साथ पक्षधरता व्यक्त की जाती रही है। यह इसका केंद्रीय तत्व है। प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। 19 प्रयोगवाद। 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवाद का समय इसी के प्रकाशन काल से माना गया है। तार सप्तक, इसकी भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोग को कविता का मुख्य ध्येय माना। उनके अनुसार संगृहीत सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं। जो ये दावा काव्य सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। प्रयोगवाद का मुख्य जोर बदली हुई परिस्थिति में संप्रेषण की समस्या पर था। प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति चेतना था। 1950 ईस्वी के आसपास प्रयोगवाद के बीच से नई कविता निकली। नई कविता का स्वर एकांगी नहीं था। इसमें मुक्तिबोध और शमशेर जैसे प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले कवि भी थे। रामदसरस मिश्र के अनुसार नई कविता में 2 तत्व प्रमुख हैं: अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता और उसके बाद। नई कविता का उभार प्रयोगवाद के अंदर से हुआ। सन 50 के आसपास प्रयोग की अतिशयता से प्रयोगवाद जिस रूपवाद की ओर बढ़ने लगा था, उससे कवियों का मोहभंग होने लगा। प्रयोगवाद ने जिस व्यक्ति चेतना को अपनाया था, उस पर सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ने लगा और इनका एक मिला जुला स्वरूप उभरने लगा। इसके लिए नई कविता नाम चल पड़ा।
नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा के मुक्तिबोध थे, तो आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के धर्मवीर भारती, विजयदेव, नारायण शाही आदि भी थे। सन 1962 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार होता है। इस दौर की कविता में अराजकता और मोहभंग का तीखा स्वर है। इसे सठोत्री कविता या अकविता कहा गया। यह प्रवृत्ति कहानी में भी दृष्टिगोचर हुई। कहानी के क्षेत्र में भी कई दौर आए, जिन्हें नई कहानी, सठोत्री कहानी, अकहानी आदि के नामों से संबोधित किया गया। सठोत्री अथवा अकविता का दौर खत्म होने के बाद समकालीन साहित्य का दौर आ जाता है। इस दौर में सांप्रदायिकता का प्रतिरोध, भूमिकरण के बाद उत्पन्न नई चुनौतियों का प्रतिरोध आदि प्रमुख रुझान हैं। इसी दौर में साहित्य में विमर्श की शुरुआत हुई। इसकी दो कोटि, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। दोस्तों, हमने इस इकाई को पूर्ण रूप से पाठन कर लिया है और उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ भी गए होंगे। तो उस समझ के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का स्वयं प्रयास कीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया गया है, जिससे अपने उत्तर का मिलान कर अपने समझ का मूल्यांकन अवश्य करें। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस इकाई में जितने भी प्रश्न अभी तक आपने देखे हैं, उन सभी का उत्तर यहाँ दिया गया है। तो अपने दिए गए उत्तर से इस उत्तर का मिलान करके अपने समझ और ज्ञान का मूल्यांकन अवश्य करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी इकाई के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और साथ ही उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी दूसरी इकाई का वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।